today the topic is on agrarian crisis. So I will repeat this phrase, which I'm going to say a number of times in this talk itself, that there are three types of truth: my truth, your truth, and the truth. So I'll be speaking about my truth, what I perceive, what I infer, and it will be heavily laced by my own biases and my own experiences. So we have to go by that. And then, of course, I'm open to listen to your truth also. So I'm from Punjab, I'm from Patiala, and my grandfather used to do uh, farming, and then that was taken over by his son, my uncle. And most of my relatives are still in that farming business, although some of them have migrated abroad and some of them have gone in for jobs like the way I do. But still, we have deep connection, deep roots to agriculture, as we say, at the ground level, literally at the ground level. So I must say that this agrarian crisis, it's a very, very complex in its nature. It has so many things involved: politics, emotions, environment, economics, culture. You know, Punjabis in general, they like to fight for every reason, or they will create a reason to fight. So all these things are involved in this. One fine day, we find that new rules have been proposed, they have been passed, and some people are welcoming it, and some people are opposing it. And persons like me were totally confused कि है क्या ये, अच्छा है, बुरा है क्या ये, मतलब कुछ तो है गड़बड़। हमारे अपने अकाली दल वाले कह रहे थे बहुत अच्छा है, बीजेपी तो खैर उन्होंने जो रूल बनाया था वो भी कह रहे थे बहुत अच्छा है, हरियाणा वाले भी कह रहे थे अच्छा है, यूपी वाले भी कह रहे थे अच्छा है, सब लोग कह रहे थे अच्छा है। तो ये पंजाब वालों को क्या दिक्कत है? वो उनमें से कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, अच्छा नहीं है। तो उस चीज का फायदा बहुत उठाया गया, बहुत सा कंफ्यूजन था, ऐसी क्या चीज हो सकती है, रूल सबके लिए कॉमन है। पंजाब वाले कह रहे हैं नहीं अच्छा, हरियाणा वाले कह रहे हैं अच्छा है। फिर बीच में कहीं पंजाब एंड हरियाणा की वाटर डिस्प्यूट आ गई, तो लोगों को लगा कि शायद ये भी एक पर्टिकुलर स्टेट की ही डिसफेवर में जा रहा है, इसलिए फिर बीच में एक और एलिमेंट खड़ा हो गया कि जितने भी प्रोटेस्टर हैं ये तो फार्मर्स ही नहीं हैं, ये तो खालिस्तानी हैं। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे करके कुछ रुख बदल रहा है। मैं अखबार में पढ़ता हूँ, मीडिया में देखता हूँ, ग्राउंड पे जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। बीच में ये कोरोना आ गया, कोरोना में फिर रिस्ट्रिक्शंस आ गई, मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन आ गई, बीच में गैदरिंग की रिस्ट्रिक्शन आ गई, और हमें पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। झूठ सच सब मिक्स होके हमारे तक आ रहा था। और वही वाली बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वी वर नॉट एबल टू इवन असेस आर ट्रूथ। मेरा ट्रूथ क्या है वो भी नहीं पता चल रहा था, मेरा सच क्या है वो भी नहीं पता चल रहा था। द ट्रूथ तो खैर बहुत दूर की बात है। तो इन सब में फिर हमने देखा कुछ चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है कि अकाली दल के बंदे हल्के हल्के से हटने शुरू हो गए। अकाली दल की जो एमपी थी उसने रिजाइन कर दिया, तो लगा कि अब कुछ तो गड़बड़ है। बीजेपी के बंदे अभी भी लगे हुए थे, पंजाब के यूनिट की भी लगे हुए थे कि नहीं बहुत अच्छे हैं, रूल्स बहुत अच्छे हैं। और फिर कुछ लोग बीजेपी के जो हमारे साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगे हुए थे, उन्होंने भी हल्का हल्का सा स्टैंड चेंज करना शुरू कर दिया। वो भी फार्मर मूवमेंट में जुड़ गए। फिर धीरे धीरे करके हरियाणा वाला भी बीच में आ गए, फिर यूपी वाले भी आ गए, राजस्थान वाले भी आ गए। जब ये सब लोग आ गए तो उनका ये कहना कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो आंदोलन जीवी हैं, डेरोगेटरी टर्म, जैसे पैरासाइट्स हैं, इनको तो कोई काम ही नहीं है, बिना बात से ये आंदोलन ही करते रहते हैं। वो जो सारे एस्पेक्ट थे वो फिर धीरे धीरे करके
उनकी स्टैंड वीक होता चला गया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बहुत सी संस्थाएं जो कि फार्मिंग से जिनका कोई लेना देना नहीं था वो भी साथ में जुड़ती चली गई। कुछ बैकग्राउंड में पॉलिटिकल कैडर जो था वो भी काम करना शुरू कर दिया, कुछ कैडर डेवलप होना शुरू हो गया, और पंजाब में ये बहुत ही इमोशनल एक तरीके से मूवमेंट बन गई। उसमें एनआरआई तो खैर हमेशा साथ में रहते ही रहते हैं। पंजाब का आधा पंजाब तो हमारा बाहर ही बसा हुआ है, तो वहां से भी सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई। तो धीरे धीरे करते करते पता चला कि लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि इसका एनालिसिस किया जाए कि ये रूल्स हैं क्या और ये क्यों बुरे हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत से व्यूज आने लगे, बहुत से व्यूज आने लगे। प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज वाले कह रहे थे फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, आप कहीं पे भी सामान बेच सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। बट वो जो रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी और वो जो सामान कहीं पे भी बेचा जाएगा, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट होगा, वो धीरे धीरे से जनता को समझ में आना शुरू हो गया। इट इज समथिंग लाइक जंगल में जैसे कहते हैं कि भेड़ों को बोला गया कि हर एक को एक एक कंबल मिलेगा, पर धीरे धीरे से भेड़ों को समझ में आना शुरू हुआ कि ये कंबल तो मिलेगा लेकिन इतनी ऊन आएगी कहाँ से, मतलब उन्हीं से ही तो वसूला जाएगा, उन्हीं को शेयर करके, और फिर प्रॉमिस किया जा रहा है। और प्रॉमिस भी फिर हमने बहुत से प्रॉमिस पहले देखे, कभी 15 लाख का प्रॉमिस देखा, कभी कोई प्रॉमिस देखा। तो क्रेडिबिलिटी जो थी पंजाब वालों को बहुत कम लग रही थी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे ये बात जो पंजाब से शुरू हुई थी, ये एक तरीके से पैन इंडिया फैलती चली गई। प्रोफेसर रॉय भी हमारे साथ काफी देर तक हमारे मतलब ही वॉज रैदर मोटिवेटिंग अस एंड ट्राइंग टू पुट हिज ओपिनियन ऑल्सो, एंड उन्होंने काफी ग्राउंड लेवल पे भी हमारे साथ काम करना शुरू किया। एंड ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, सो टू से केरला से भी लोग आ गए, उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो धीरे धीरे करके अगर हम देखें, वी विल स्टार्ट विद द लॉज। लॉज क्या कहते थे और उनका सीधा सीधा इफेक्ट फार्मर्स पे क्या पड़ना था, कंज्यूमर पे क्या पड़ना था, किसको फायदा होना था, किसको नुकसान होना था, कैसे नुकसान होना था, वो चीजें धीरे धीरे करके पता चलनी शुरू हुई। इवन जो मेरे पीजीआई में डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, उनको भी, जिनको कि सीधा सीधा एग्रीकल्चर से कुछ लेना देना नहीं था, उनको भी पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है उसको एक एक करके हमने देखना शुरू किया। और इधर पंजाब के जो एग्रीकल्चर लीडर्स थे, इन्होंने कहा कि वी वांट नो कॉम्प्रोमाइज, वी वांट नो डिस्कशन, वी वांट नो डाइल्यूशन ऑफ द लॉस, वी सिंपली वांट द लॉस टू बी रिपील्ड। तो ये एक नया वर्ड हमने सीखा, रिपील्ड। ये तो नॉर्मली हम कहते हैं रिवोक या रिवर्ट, पर ये वर्ड था रिपील। तो रिपील का मतलब भी क्या है कि बस ये जो भी आपने लॉज लिए हैं, ये पूरी तरीके से रफा दफा कर दिए जाएं, और इनमें से कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। तो बहुत बीच में मीडिएट कर लेते हैं जी, हम आपकी कमेटी बना लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हुआ कि नहीं, इसको बस स्टैंड कर लिया कि बस आर या पार, हमने इसको नहीं करना, नहीं एक्सेप्ट करना। और दो चीजें जो मेरे को लगी विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ अल्टीमेट सक्सेस, जो सबको पता ही है कि रिपील हो ही गए थे। एक तो बाय एंड लार्ज इट रिमेन्ड नॉन पॉलिटिकल। अंदर खाते बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन द स्टेज वाज नॉट शेयर्ड विद एनी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। जैसे हमारे पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, वो पिछली इलेक्शन हारे थे, आज की डेट में वो इलेक्शन जीत के हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब के। तब वो हेल्थ मिनिस्टर नहीं थे, बट बीइंग अ डॉक्टर, मैं जब भी उनको मिलने जाता था एज अ फ्रेंड, एज अ डॉक्टर, मैंने अपनी मदर की आईज भी उनसे ही ऑपरेट करवाई। तो वो महीने में 20 दिन ही यूज्ड टू रिमेन एट द साइट ऑफ प्रोटेस्ट जो दिल्ली के बॉर्डर पे चल रही थी। तो उन्होंने वहां पे मेडिकल कैंप लगाए, हमने मिलके कुछ डोनेशंस भी दी, क्योंकि
फिर बीच में ठंड भी पड़ रही थी बहुत ज्यादा, बीच में कोरोना का भी इफेक्ट था, कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठे और हम लोगों ने उन्हें शहीद कहना शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स उनको शहीद कभी नहीं मानेगी। तो उस तरीके से अंडर करेंट्स में तो बहुत कुछ चल रहा था, अंडर करेंट्स में पॉलिटिकल सपोर्ट आ रही थी और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कैडर भी डेवलप हो रहा था, पर पूरी तरीके से पता नहीं चल रहा था किसी को। और दूसरा, इट रिमेन्ड नॉन वायलेंट। दैट वाज द सेकंड गुड थिंग अबाउट इट, कि कोई भी किस्म की घटना अगर कहीं हुई भी कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि करवाई भी गई, क्योंकि उनका तो मकसद यही था जिन्होंने कि प्रोटेस्ट को फेल करना है, कि किसी तरीके से ये प्रूव कर दो कि ये वॉलेंट है, ये प्रूव कर दो कि ये लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू है, तो फिर हम किसी तरीके से इनके ऊपर लाठीचार्ज करके किसी तरीके से हम इसको हटा दें। लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन भी बहुत यूज की गई, जो जिसे हम टीयर गैस कहते हैं वो भी लगाया गया, सब कुछ किया गया। बट आप ये समझ लीजिए कि एक जज्बा सा बन गया था, चाहे किसी को पता था ऐसा जज्बा क्यों है चाहे नहीं, कुछ खून में है पंजाबियों के कि हाँ हमने तो कुर्बान होना है, तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। कुछ ऐसा हुआ कि जो लाठीचार्ज करने के लिए आते थे, बैरिकेड लगाने वाले पुलिस वाले आते थे, वहां पे उनको भी लंगर चकाया गया। और वो भी फिर थोड़ा, आप देखो फर्क तो पड़ जाता है, ह्यूमन बींग्स हैं, इमोशनल हो जाते हैं, वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो गए कि हाँ इतने बुरे तो नहीं है लोग, ये अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो सारा माहौल बना, पंजाब के साथ हरियाणा आ गया, हरियाणा के साथ भाईचारा मिल गया, तो लोगों ने ये भी कहा कि पंजाब और हरियाणा तो SYL के लिए लड़ रहे हैं, ये तो आपको पानी नहीं देते हैं, आप इनकी सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो हरियाणा वालों ने भी बोला, क्योंकि हमारे अपने कजन सारे के सारे हरियाणा में हैं, अंबाला के पास हमारा गांव है, तो उनके साथ भी मिलना जुलना होता रहता था, वो भी बताते थे। तो हरियाणा वाले लोगों ने बोला कि भाई अगर जमीन रहेगी तभी पानी का मसला होगा ना, अभी तो जमीन बचाओ, अभी तो अपनी आइडेंटिटी बचाओ, अभी तो अपना ऑक्यूपेशन बचाओ, पानी मिले ना मिले वो हमारे बाहर की बात है, वो हमारा आपस का मामला है, अगर जमीन ही रही तो फिर पानी मिल भी गया या नहीं भी मिला। ऐसे ऐसे सेंटीमेंट हमने देखे, मैंने अपने कजन्स में देखे, अपने बाकी पंजाब वाले एस्पेक्ट्स में देखे, सब कुछ देखे। तो वहां से बात सबसे पहले शुरू होती है, जिसे मैं सिंपल टर्म से बताऊंगा, मंडी की। लोगों ने बोला पंजाब में ही है मंडी, क्या हरियाणा में ही है मंडी, बाकी जगह मंडी नहीं है। फिर पता चला हाँ वाकई बाकी जगह मंडी नहीं है। एक्ट है मंडी का कि सामान मंडी में बिकेगा, सामान पे प्राइस की रेगुलेशन होगी, सामान को कोई होर्ड नहीं करेगा, सामान के MSP जिसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे नीचे नहीं बिकेगा, अगर बिकेगा तो वो इलीगल है। और जो सामान मोस्टली पंजाब में बिकता है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो उठा लेती है, FCI उठा लेती है, या कोई और भी लेना चाहे, शेलर वाला लेना चाहे, फ्लोर मिल वाला लेना चाहे, वो भी ले सकता है, वो MSP से ऊपर ले सकता है, वो अपने हिसाब से, उसको पसंद है तो अपना क्वालिटी देख के उससे ऊपर ले सकता है। लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो मंडी में होगी, और मंडी में होने के लिए जिसको खरीदना है वो भी मंडी में रजिस्टर होगा, वो भी अपने पूरे दस्तावेज देगा, और जिसको बेचना है सामान वो भी ऑथेंटिक फार्मर होना चाहिए उस मंडी का, और उसके भी फार्म के रिकॉर्ड्स, उसके भी जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं वो वहां पे जाएंगे, तब वो मंडी में बेच पाएगा। फिर मंडी है, मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मंडी का लैंड है, मंडी में लाइट्स लगी हुई हैं रात की वॉच वॉच करने के लिए, वॉच एंड गार्ड। और फिर मंडी में एक आड़तिया सिस्टम है। आड़तिया सिस्टम ये है कि जो भी सामान है आड़ती वाला वो किसान से उठा के किसान को पेमेंट कर देगा, और बाद में वो पेमेंट अपना गवर्नमेंट से लेता रहेगा। और फिर उसके ऊपर बहुत कुछ है कि अगर सामान थोड़ा रिजेक्ट हो गया, कितने % रिजेक्ट हुआ, कौन सी कैटेगरी में आया, वो सब काम जो है छानबीन करने का, और स्पेशली
उसकी ग्रेडिंग करने का वो काम जो है वो आड़तिया करेगा। और जो आड़ती है, कमीशन एजेंट है, वो सिर्फ एजेंट ही नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर भी है, वो काम भी करता है। वो फूड ग्रेन्स को खरीदता है, उसको सॉर्ट करता है, उसकी क्लीनिंग करता है, उसको फिर आगे बेचता है आगे वाली एजेंसीज को। तो ही इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस, ही इज नॉट जस्ट मिडल मैन कि हाँ आपका सामान किसी और से लिया, बिचौला बन के बीच में पैसे कमा लिए, ऐसा नहीं है। इज प्रोवाइडिंग। तो ये आड़तीये को भी इसके ऊपर जो नए रूल्स आ रहे थे वो ये थे कि यू कैन सेल एनीथिंग, एनी प्रोड्यूस आउटसाइड द मंडी ऑल्सो। तो इसका नुकसान क्या हो सकता है, लोगों ने जब थोड़ा सा सोचा तो इमीडिएटली एप्पल की मंडी का हिमाचल के पास एक मंडी लगती थी, जो उसका एग्जाम्पल बहुत चर्चा में आने लगा। जिसको भी देखो वो एप्पल के मंडी की बात करता है। मैं एक बिल्कुल फिगर्स बताऊंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिगर्स, दीज आर नॉट रियल फिगर्स। कि मान लीजिए एमएसपी है 100 रुपीज किसी भी प्रोडक्ट की, एप्पल की या किसी भी यूनिट की। तो उसके ऊपर मंडी कुछ टैक्स लेती है, मंडी टैक्स लेती है 8%। अगेन दिस 8% इज अ टेंटेटिव फिगर, वेरी मच नियर द रियल फिगर। तो आप 100 रुपए के कोई भी सामान बेचते हैं मंडी में, तो उस 100 रुपए की सामान में आपको 8 रुपए मंडी बोर्ड को देने पड़ेंगे। ठीक है, और वो 8 रुपए कौन देगा? खरीदने वाला देगा या बेचने वाला देगा, वो आपस की अंडरस्टैंडिंग है। बट एमएसपी जो फार्मर को मिलेगी वो 100 रुपए कम से कम मिलनी ही चाहिए। वो 100 रुपए मिलनी ही चाहिए। 110 भी मिल सकती है, 120 भी मिल सकती है, 200 रुपए भी मिल सकते हैं। अगर वो 200 रुपए का बेचेगा तो 16 रुपए मंडी को मिलेंगे। तो वो जो 8% मंडी का बीच में से, आप उसको मंडी टैक्स कह लीजिए या मंडी रेवेन्यू कह लीजिए, कुछ भी कहना चाहते हैं, वो मंडी की डेवलपमेंट के लिए, मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, मंडी में एम्प्लॉयज है उनके लिए, मंडी का बोर्ड है, मंडी के इंस्पेक्टर हैं, उन सब के लिए वो मेंटेन होगा और वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। तो ठीक है, 100 रुपए का सामान बिक रहा है, 8 रुपए मंडी वालों को जा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अगर कोई आप मंडी से बाहर बेचना चाहे तो उसको ये 8% नहीं देना पड़ेगा। ऐसा हो गया। अगर मंडी नहीं रहती है तो समझेंगे कि फार्मर को भी फायदा हो जाएगा, खरीदने वाले को भी फायदा हो जाएगा, मंडी में नहीं आना पड़ेगा। और 2-3 साल में हिमाचल में ऐसा हुआ कि बाहर की कोई कंपनी, अब ये है कि पंजाब में बाहर की कोई कंपनी को बोलते थे अडानी। चाहे कोई भी कंपनी हो, एक नाम ही पड़ गया था अडानी, कि अगर अडानी आके खरीद लेते हैं तो उन्होंने स्टार्टिंग में, अगर मंडी का रेट चल रहा है 120 रुपए, एमएसपी है 100 रुपए, तो उन्होंने 150 रुपए में खरीदना शुरू कर दिया। तो सब लोगों ने अडानी को बेचना शुरू कर दिया। अगेन अडानी इज अगेन अ नेम, मैं बाहर की कोई भी कंपनी है उसको उनका नाम ही पड़ गया था। तो अगर अडानी को 150 रुपए में बेचा तो फार्मर को लगा कि ये तो 50 रुपए का फायदा हो रहा है, मेरे को 8 रुपए मंडी के भी नहीं देने पड़ रहे और मेरे को ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में क्या हुआ? मंडी का रेवेन्यू जीरो हो गया। जब मंडी का रेवेन्यू जीरो हो गया तो मंडी के एम्प्लॉयज को पे करने के लिए पैसे नहीं रहे, मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट गया और मंडी ऑपरेशनल ही नहीं रही, मंडी बिकम डिफंक्ट, जीरो। अब जब ऐसी चीज आ गई तो अडानी, अगेन मैं नाम के तौर पे कह रहा हूं, अडानी इसी चीज की वो वेट कर रहे थे कि मंडी खत्म हो जाए। तो अब मंडी खत्म हो गई तो अडानी ने कहा कि मैं तो 80 रुपए में लूंगा एप्पल, मैं तो 60 रुपए में लूंगा, मैं तो 50 रुपए में लूंगा। एमएसपी है नहीं है उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मंडी है नहीं है, रेगुलेशन है नहीं है, देखने वाला कोई है नहीं है। और एमएसपी की भी एक बहुत बड़ी बात यह है, जो कि बहुत बड़ा लूप है एमएसपी में। सरकार ये तो कहती है कि आप 100 रुपए से नीचे नहीं बेच सकते, पर सरकार कोई अश्योरेंस नहीं देती कि अगर आपका सामान 100 रुपए से नीचे नहीं बिकेगा तो उसे कौन खरीदेगा? हम खरीदेंगे, हम उसको सब्सिडाइज, क्रॉस सब्सिडाइज करके आगे बेचेंगे, ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं है। अच्छा, फूड प्रोडक्ट मोस्टली जो है वो
खास तौर पे एप्पल जैसी चीज है, वो तो बिल्कुल ही पेरिशेबल है। वो अगर 2 हफ्ते नहीं बिकेगा तो वो एप्पल का तो कुछ और ही बन जाएगा। तो उसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेलिंग। तो डिस्ट्रेस सेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। फिर वो बंदे बोलेंगे कि कैसे भी करके बेच दो, 1 नंबर में बेच दो, 2 नंबर में बेच दो, कागजों में 100 का बेच दो, हमें एक्चुअली 80 रुपए दे दो। तो वो सब लेके करके उसका जो क्राइसिस पैदा हुआ, जिसको हम एग्रेरियन क्राइसिस कहते हैं, वो हिमाचल में हो चुका था। फॉर सम रीजन पंजाब के लोग थोड़ा ज्यादा अवेयर थे, या तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, या इनके बाकी के भाई बंधु बाहर बैठे हैं, वो थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि होता यही रहा है पंजाब में कि अगर 3 भाई हैं तो एक फार्मिंग कर रहा है और 2 पढ़ लिख के, कोई फौज में चला गया, कोई कहीं बाहर सर्विस करने लग गया, पहले ब्यूरोक्रेसी में चला गया, या एनआरआई बन गया। तो उनकी लेवल ऑफ अवेयरनेस एक रेगुलर फार्मर से कहीं ज्यादा है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। मे बी दिस इज द रीजन कि पंजाब वालों ने वो चीजें देख ली जो बाकियों ने नहीं देखी। वो बाकी फिर वो झांसों का राजा जिसे कहते हैं ना, कि हमारे यहाँ एक झांसों का राजा है, वो बहुत सी झांसे दे रहा था और ये झांसों में फंसे जा रहे थे। पंजाब के लोग नहीं फंसे, बट अल्टीमेटली उसके साथ फिर हरियाणा के, जैसे मैंने पहले बताया, हरियाणा के भी आगे, बाकी सब भी आगे, और ये एक पैन इंडिया मूवमेंट बन गई, पैन इंडिया मूवमेंट। और एक तरफ ये कहा जा रहा था कि नहीं जी, मोदी जी तो पीछे हटने वाले हैं नहीं है, मोदी जी को तो एक बार जो उन्होंने ले लिया स्टैंड, वो पीछे नहीं जाने वाले हैं। ऊपर से ये किसान भी आगे अपनी, एक और बिल था जिसे ये लैंड एक्विजिशन बिल कहते हैं, उसका भी उन दिनों में काफी चर्चा होने लगा। क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली कोशिश कर रहा था देखने की, ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकता, कोई भी नहीं ऑब्जेक्टिव हो सकता, इमोशंस आ जाती हैं। तो लैंड एक्विजिशन बिल में भी कुछ ऐसा था कि लोगों ने उसको बोला था कि ये लैंड ग्रैब बिल है, कि जो इन्होंने एक एक्सप्रेस बनाना है, हाईवे बनाना है, इंडस्ट्रियल बेल्ट बनानी है, उसके कुछ एरिया तक, लेट अस से 1 किलोमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, आप लैंड एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना, कहते हैं मार्केट रेट पे, लेकिन वो एक्वायर कर सकते हैं। वो वाला बिल भी लोगों ने बहुत ज्यादा अपोज किया था, और वो वाला बिल भी रिवर्ट हुआ था। तो ये भी बात थी कि अगर वो वाला बिल रिवर्ट हो सकता है, तो ये वाला बिल क्यों नहीं रिवर्ट हो सकता। और फिर एक हम यूज करते हैं वर्ड चढ़दी कला, कि हमने तो चढ़दी कला में रहना है। वी विल एवर रिमेन पॉजिटिव, वी विल एवर रिमेन होपफुल, एंड वी शैल फाइट, वी विल गिव अ बिग फाइट। हार गए हार गए, मर गए मर गए, 20 बंदे मर गए, 40 बंदे मर गए, कोई बात नहीं, ये कुछ जज्बा है। तो उसको एप्रिसिएशन मिलने लगी। मेन बात यह है कि उसको एप्रिसिएशन मिलने लगी। कोई कॉज के लिए मरता है, उसको काफी कोशिश की जाती है कि इसको मिलिटेंट बता दिया जाए, इसको टेररिस्ट बना दिया जाए, इसको एंटी नेशनल बना दिया जाए। वो सारी कहानियां सेम टू सेम चलती रही, वैसे ही चलती रही जैसे हमने पहले, व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 12th 1984 में, मैं स्टैंडर्ड 12th में था, तब भी यही होता था, बहुत झूठ बहुत सच, बहुत कुछ ठीक है गलत है। बट द मेन डिफरेंस वाज it remained largely apolitical and it remained non-violent। तो उससे काफी ज्यादा सपोर्ट हमें मिलती रही, ये जो भी हो रहा था। तो ये तो इसका आपको बताया कि जो खतरा था वो ये था कि अगर मंडी टूट गई, तो जो पंजाब आज पूरी तरीके से, मैं समझता हूं कि जिसे हम कहते हैं कि, पंजाबी में कहते हैं कि ग्लूकोज लगा हुआ है। ग्लूकोज लगा हुआ है मतलब ये बेड पे है, ये बस जिंदा है किसी तरीके से, ग्लूकोज लगा है, अपने पैरों पे तो नहीं खड़ा हुआ। वो है इसका पैडी का और वीट का एमएसपी मिलना। पैडी पे, वीट पे, एमएसपी पे, एफसीआई को लेकर या बाकियों को लेकर सामान सारा बिक जाता है। इसीलिए फार्मर्स जो हैं वो सारा पैडी वीट साइकिल के बीच में फंसे हुए हैं। जबकि ये पैडी वीट साइकिल बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। ये पैडी वीट साइकिल हर तरीके से पंजाब के लिए खराब ही खराब है। स्ट्रॉ बर्निंग भी होती है, सारा कुछ होता है, बट लोग इसको क्यों कंटिन्यू करते हैं? क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।
और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो बस ये कोई ये समझे कि बंदा बेड पे बैठा है और ग्लूकोज लगा हुआ है, और अब सरकार वो ग्लूकोज की पाइप भी हटाने की बात कर रही है झांसा दे के। तो लोगों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि जो हमारा आखिरी, हमारा मीन्स फार्मर्स का आखिरी मोड ऑफ सस्टेनेंस है, अगर वो भी निकाल लिया गया तो उसके उससे ज्यादा बुरा तो कुछ भी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट को जब धीरे धीरे करके लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लॉज को पढ़ना शुरू किया, लॉज को समझना शुरू किया, लॉज की जो लीगल लैंग्वेज होती है उसकी इंटरप्रिटेशन करनी शुरू की, तो बहुत कुछ देखने में आया। देखने में ये आया कि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में ये हो गया कि सर्टेन नंबर ऑफ फार्मर्स दे एग्री in a village, then the entire village can go in the hands of, अब वही वर्ड बोलेंगे हम, अडानी, कि अडानी के हाथ में चला जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो करा रहा है उसकी में चला जाएगा। अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, इससे सब लोगों को बहुत डर था कि वो हमारे ही फार्म को एक्वायर करके हमें ही वहां पे अगर नौकरी दे भी देता है, नौकर बना देगा, तो मर्जी हमारी नहीं चलेगी, उस फूड ग्रेन पे हमारा कोई हक नहीं होगा। हम सामान उगाएंगे, हम गोभी उगाएंगे, और हमारी उगाई हुई गोभी को वो हमें ही 160 रुपए किलो बेचेगा। तो वो उस चीज को लेके जो फार्मर है वो कहता है कि प्रोड्यूस तो हमारी बेटी है, प्रोड्यूस तो हमारा बच्चा है, ये हमें हमारे बच्चे से दूर कर रहा है। हम उगा रहे हैं, ना खेत हमारे हैं, ना सामान हमारा है। और उसके ऊपर लिटिगेशन के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फार्मर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कुछ केस भी नहीं कर सकता, कोई सुनवाई भी नहीं हो सकती उसकी जल्दी जल्दी। तो अडानी के पास तो बहुत बड़े बड़े वकील होंगे, तो वो तो हमें यूं ही रोंद के रख देगा। तो उन सब चीजों पे फिर वो सरपंच को पैसे वैसे खिला के किसी तरीके से, अगर नहीं भी किसी की रजामंदी होगी तो धक्के से वो भी करा लेगा। तो इन सब में एक एलिमेंट ऑफ ट्रुथ भी है। हम ये नहीं कहते कि ये सब इमेजिन्ड फियर्स हैं। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ, ऐसे होता आया है, पहले भी होता है। जमींदारी सिस्टम जब पहले थी तभी कुछ ऐसे ही रहता था। तो धीरे धीरे से वो सारे फियर्स जो हैं वो आगे करके आने शुरू हो गए। एक इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। इन लॉज में ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी दे हैड डन अवे विद इट। वो ये है कि ये फूड एक एसेंशियल कमोडिटी है, तो ये एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा एक कंपनी उसे होल्ड नहीं कर सकती। तो ये भी बोला नहीं जी, ये तो जितना मर्जी कोई खरीद ले, जितना मर्जी कोई रख ले। और हमने देखा इन अ प्लेस लाइक मोगा, वहां पे बहुत बड़े बड़े साइलोज बनने शुरू हो गए हैं। साइलो जो एक सिलेंडर होता है गोल सा लंबा सा, उसको साइलो कहते हैं टेक्निकली। और लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं कि ये स्टील के साइलोज हैं, ये रेफ्रिजरेटेड साइलोज हैं, इसमें लोडिंग अनलोडिंग ये सब खूब ऑटोमेटिकली हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स जो भी चीज ऑटोमेटिक होती है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगती है। तो वो तो खैर मेरा ब्रांच है, मेरी मेरी ब्रांच ही इंस्ट्रूमेंटेशन है, ऑटोमेशन वाली। तो मेरे को बहुत से लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा प्लांट बन रहा है, तुम जाके देखो, वहां बहुत सारी ऑटोमेशन है। तो हमने फिर कहा कि अगर मैं एक बार भी उसके अडानी के सालों में चला गया तो आई विल बी डिक्लेयर्ड ब्लैक शीप बाय माय इंटायर कम्युनिटी। ये मैंडी सर तो कहते कुछ हैं, एक तरफ तो हमारे साथ आंदोलन में खड़े हैं, एक तरफ तो ये कह रहे हैं हम फार्मर्स के साथ हैं, प्रोफेसर रॉय भी उनके साथ हैं, और वहां पे हम कंबल भी बांट रहे हैं और स्लीपिंग बैग भी बांट रहे हैं। और दूसरी तरफ ये अडानी के कंपनी में जाकर पता नहीं क्या देखने जाते हैं, क्या उनको हमारी खबर देने जाते हैं, उनकी खबर लेने आते हैं, क्या करते हैं। तो वो सब चीजों से मैं परहेज करता हुआ, मैंने टोटली नहीं, मैं नहीं जाने वाला सालों का। बट बात ये थी कि अडानीज वर सो कॉन्फिडेंट कि ये लॉ तो पास हो ही जाएगा, और ये होर्डिंग वोडिंग का तो हमें कौन परवाह परवाह है हमें। उन्होंने वहां पे साइलोज पहले ही बना लिए थे बिफोर द लॉज एक्चुअली केम इनटू बीइंग। कोई सालों कोई रातों रात तो बन नहीं जाता, इट टेक इयर्स, 3-4 साल लग जाते हैं पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट होने में।
तो इन एंटिसिपेशन की कोई नहीं, हमारा बंदा बैठा है हाईएस्ट पोजीशन में, वो हमारे इंटरेस्ट को तो सेफ गार्ड करेगा ही करेगा, हमारी प्लेन में उड़ता है। तो बड़े कॉन्फिडेंट थे वो सब लोग। अगर होर्डिंग होनी शुरू हो जाए तो बस फिर वही है, अभी भी काफी हद तक काम चलता है, लेकिन थोड़ी शर्म के साथ, थोड़ी आंख की शर्म के साथ, जिसे कहते हैं, फिर वो भी नहीं रहेगी। हमारे यहाँ हम देखते हैं मंडी में आड़ती जो बोली लगाते हैं, इनकी भी अपनी एक कॉटरी होती है, एक अपना इनका ग्रुप होता है। इसको आप ग्रुप कह लीजिए, इसको आप कंसोर्टियम कह लीजिए, या हम जो कहते हैं नॉर्मली उसको माफिया बोलते हैं। माफिया, इनका अपना माफिया है कि हैं सारे आपस में जुड़े हुए बंदे, मोस्टली अपने चाचा ताए के बेटे हैं। वो एक दिन संडे को बैठेंगे, शाम को पेग लगाएंगे और बताएंगे कि मंडे को ए, ट्यूसडे को बी, वेडनेसडे को सी, इसको ही बोली लेनी है, और बता देंगे कि तेरी बोली 302 पे उठेगी, तेरी 304 पे उठेगी, तेरी 316 पे उठेगी, एक दिन फिर 307 पे आ जाएगी। रेट वो बोली लगाते ही ऐसे हैं कि अल्टीमेटली देयर इज नो फ्री कंपटीशन, और वो बोली से सामान वहां से उठ जाता है। ज्यादा प्राइस ऊपर जाने नहीं देते। जिन्होंने परचेज करना होता है वही बोली लगाते हैं, चाहे वो खुद बोली लगाएं, चाहे वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बोली लगाएं। तो अभी भी ये सब चीजें चल रही हैं, और कई सालों से चल रही हैं। तो फार्मर के इससे कुछ नहीं पड़ता। दाल वाल है वही, अगेन टेकिंग द फिगर, 100 रुपए की दाल खरीदी, तो जब तक फार्मर के पास दाल है, एमएसपी 100 है, तो 102, 105, 103, 106 में दाल खरीदते रहेंगे। जब फार्मर से निकल के इनके गोडाउन में चलेगी तो वही दाल जो है वो 150 रुपए, 180 रुपए हो जाएगी। तो ये काम अभी भी चल रहा है, बट कम से कम 100 रुपए से नीचे तो नहीं बिक रही है ना दाल, जो बिक तो रही है कुछ। तो थोड़ी मंडी में ये प्रोटेक्शन थी। अब इसकी मैं एक और एनोलॉजी ले सकता हूं कि एक तोता है, वो पिंजरे में बंद है, तो कोई आके बोलता है कि तेरे को मैं आजादी दे रहा हूँ, तेरे लिए पिंजरा हटा रहा हूँ, और तोता कह रहा है कि नहीं, मेरे को पिंजरे से निकालोगे तो मेरे को बिल्ली खा जाएगी, तो पिंजरा इज नॉट अ प्रिजन फॉर मी, पिंजरा इज अ प्रोटेक्शन फॉर मी। और उसको कन्विंस किया जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रिजन है, ये पिंजरा, मैं तेरे को फ्रीडम दे रहा हूँ। तो फार्मर्स के साथ एग्जैक्टली यही कहानी, यही गेम खेली जा रही थी कि जो मंडी है, ये तुम मंडी से बाहर निकलो, मंडी की रिस्ट्रिक्शन क्यों लेते हो, मंडी तो तुम्हारे लिए तुम्हें प्रिजन करके रखी है, आपको खुली हवा में उड़ो। और फार्मर को ये किसी तरीके से महसूस होने लगा था, राइटफुली, कि ये मेरे लिए प्रोटेक्शन है, ये मेरे लिए प्रिजन नहीं है। तीसरा जो एस्पेक्ट हमें पता चला धीरे धीरे करके, वो ये था कि प्राइस राइज का उस प्रोविजन में ये था कि कोई भी फूड आइटम है, इसके ऊपर आप हर साल 50% से ज्यादा हाइक नहीं कर सकते। मतलब आज कोई चीज आप 400 रुपए की ले रहे हैं, 400 रुपए का अगर आप ले रहे हैं कोई सरसों का तेल या व्हाट्सएवर, तो अगले साल आप 600 रुपए तक तो उसे बेच सकते हैं, लेकिन 600 से ज्यादा नहीं कर सकते। और उससे अगले साल आप 900 रुपए का कर देंगे, एंड सो ऑन। तो 50% अब जो बड़ी कंपनी है, अगेन अडानी है, तो अडानी के पास तो पूरे सीए पावर भी पूरी है, एमबीएस भी पूरे हैं। तो उनके हाथ अगर ये गेम लग जाती, अगर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता, तो परसेप्शन ये थी, जो मेरा ट्रुथ है, जो मेरे को समझ में आ रहा है, मेरा ट्रुथ ये कहता है कि ऐसा करने से सिर्फ फार्मर को नुकसान नहीं होता, कंज्यूमर के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। सामान होल्ड कर लिया जाता, सामान साइलोज में लगा दिया जाता, फिर वही सामान हर साल 1.5 गुना करके बेचा जाता। एमएसपी हो ना हो, सामान खरीदा जाता है एमएसपी से लोअर प्राइस पे, डिस्ट्रेस सेलिंग में। और अगर वो अपनी फार्मिंग करते तो फिर वो अपने हिसाब से सामान उगाते, और अपने सामान हिसाब से सामान उगाने का जो है एग्जाम्पल वो ली जाती थी कि बंगाल में फैमिन क्यों हुआ। मैं तो ज्यादा नहीं जानता, आप लोग जानते हैं हिस्ट्री, आपने मेरे से ज्यादा समझी पड़ी हुई है कि किसी जमाने में ब्रिटिशर्स ने बोला था कि बंगाल में आप इंडिगो ही उगाएंगे, आप नील ही उगाएंगे, हमें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को
तो बंगाली जो फार्मर्स थे उन्होंने बोला फिर हम खाना कैसे खाएंगे, बोला कोई नहीं, हम आपको अनाज भिजवा देंगे। और हुआ वही कि अनाज वहां पे पहुंचा नहीं, इंडिगो, उनको जबरदस्ती इंडिगो उगाने को बोला जाता था, तो वो बेचारे भूख से मर गए। कुछ मैं बहुत मतलब बहुत ही फजी फजी कहते हैं इसको, फजी आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। तो ये भी बंगाल के फेमिन वाली बातें भी हम वहां पे बहुत से फार्मर से सुनते थे। हमें ये भी बताई जाती थी कि फिर यहाँ पे भी यही हाल होगा, हमारी लैंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, ये अपने हिसाब से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड उगाएंगे या पता नहीं क्या उगाएंगे, जो हमारे खाने लायक नहीं होगा वो किसको बेचेंगे। तो ये ना हो कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही फूड क्राइसिस हो जाए, कहने को हम किसान हैं और अपनी मर्जी से एक टमाटर भी नहीं उगा सकते, अपनी मर्जी से हम एक खीरा भी नहीं उगा सकते, अपने अपने लैंड ही हमारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर वही टमाटर खीरा भी लोगों ने फोटोग्राफ्स डालनी शुरू कर दी सोशल मीडिया में कि 350 रुपए का एक खीरा मिलेगा और 450 रुपए के 2 टमाटर मिलेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफी मतलब इमेजिनेशन उनकी वाइल्ड रन कर रही थी, and that was fueling the emotions, and perhaps rightfully. तो अल्टीमेटली हुआ ये कि धीरे धीरे करके किसान लीडरशिप थी वो चेंज हो गई। वो जो पंजाब के लीडर्स के पास लीडरशिप थी वो यूपी के लीडर के पास चली गई। यूपी के इलेक्शन आने वाले थे तब अक्टूबर में, जहां तक मेरे को याद पड़ रहा है। तो किसी तरीके से ये समझाया गया कि यूपी में अगर हम इलेक्शन हार गए तो बहुत बुरा होगा, हम ये लॉस को रिपील कर देते हैं, हम ये लॉस को रिपील कर देते हैं, लेकिन यूपी का इलेक्शन हम नहीं हराने, मतलब वो नहीं हारना चाहिए। तो ये कहीं आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस इसका करें तो ये इसका ट्रेड ऑफ हुआ कि हम यूपी की इलेक्शन में जो फार्म लीडर था हमारा चेंज होके यूपी में चला गया था, मतलब उसने ये बीच में समझौता करा दिया कि भाई साहब यूपी की इलेक्शन हम आपको हारने नहीं देते, लेकिन ये लॉस जो है ये रिपील कर दो। जो पहले रिपील करने के लिए रिपील वर्ड नहीं यूज करना बोलते थे, और हमारे फार्म लीडर्स बोलते थे कि आप बताओ अगर रिपील नहीं करना तो कोई और वर्ड है डिक्शनरी में तो हम वो यूज कर लेते हैं, लेकिन लीगली तो रिपील ही करेंगे। तो अल्टीमेटली ये फार्म लॉस रिपील हो गए। एक बार वहां से धरने उठ गए, रोड्स उठ गई, सब लोग अपने घर सुखी शांति, जिसे कहते हैं सुखी सांदी, पंजाबी में कहते हैं सुखी सांदी, वापस आ गए। और फिर पंजाबियों को तो काम ही क्या है, भंगड़े डालो, बल्ले बल्ले करो, जीत गए जीत गए। बट ये तो मैं अल्टीमेटली आप सबसे ये शेयर करना चाहता हूं कि ये कोई जीत नहीं हुई, इससे कोई एग्रेरियन क्राइसिस नहीं खत्म हुआ, दैट इज स्टिल देयर। बस ये कि जो एग्रेरियन क्राइसिस है इसका रूट कॉज एनालिसिस हम फिर कभी आज या नेक्स्ट सेशन में करेंगे जब भी होगा। ये इसकी एक इरप्शन थी, लॉस का आना और लॉस का प्रोटेस्ट करना, दैट वाज अ काइंड ऑफ इरप्शन। और वो इरप्शन को किसी तरीके से इन्होंने थोड़ा उसका बैंड एड सोल्यूशन कर दिया, बैंड एड सोल्यूशन कर दिया, वो इरप्शन को कंटेन कर लिया बाय रिपीलिंग द लॉस। बट एग्रेरियन क्राइसिस इज स्टिल देयर। इसका रूट कॉज एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। इसके बहुत कॉजेज हैं, कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ हम फिर बाद में करेंगे। बट आई वुड लाइक टू टेक योर रिएक्शंस, योर ऑब्जर्वेशंस, एंड मैंने पहले ही बोला, आई एम रिपीटिंग दैट फ्रेज दैट दिस वाज माय ट्रुथ। आई वुड लाइक टू लिसन टू योर ट्रुथ, एंड परहैप्स समवेयर वी मे हैव द ट्रुथ, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, द ट्रुथ। बट ये मेरा ओपिनियन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बट आई एम ओपन to any kind of differences of opinion. I would rather celebrate and learn from your opinion. So much from me. Thank you. Thank you. Mandeep, excellent. We have just followed the T what we have, that this part we shall talk about this and then we shall take that. I think Avdesh has raised the hand. Avdesh, are you there? Please unmute and put your question or suggestion, whatever it is. Avdesh Krishna, is he there? Yes, actually, नहीं वो गलती से हो गया था, इसलिए that's why I removed my hand quickly.
Yeah. And I really don't have any question because I don't have any background and I haven't studied this. I haven't followed this. So I will not open my mouth if I'm not sure of at least knowing enough to put a question. So that's my view. Thank you. Okay, fair enough. Anybody has something to add to what he said? Maybe contradicting, maybe add some view, maybe some suggestion. So please go ahead. So I don't have much of a knowledge about this like a movement, but what we discussed about that rule was taken, and as you said at the end, that the crisis remains, and that was my like a biggest question, that how we are dealing with the crisis, because the movement is gone, we are back to where we started. And so the farming problem is not resolved, in other words. The agrarian crisis is not resolved. And what I was reading about World Health Organization and other organizations, that food crisis may not happen. And the reason why, because the farming has, as you said, has taken by many big companies, and we will have plenty of food. It will be just the distribution problem. In other words, it can be artificially created in India or in African countries, and we have to give up our rights, and that can be created. So the crisis itself can be created, but food situation worldwide has actually improved. And Really? the one region. Really? Just a moment, because I have a contrarian data and contrarian view on this. Are they giving some data? Sorry, they can't give any data because it has not happened. What is the logic that they are saying that food crisis will definitely go away? What is the logic behind it? Oh, no, not go away. The food. What is the logic? The food. So the logic is that the way the food industry is now, it has improved when you compare to last 25 years. In other words, we have what they are doing in research, that they are trying to create grains which takes less water, less nutrients. They are disease resistant and more nutritious and less land. In other words, the growth is, and that is all genetically engineered, not necessarily organic farming. I'm not talking about organic farming. And that is based on the crisis in Africa, because the water situation and the food crisis is going to happen in Africa, and many places already is. So how do you deal with this? So you create grain which are more nutritious, less water requiring, less and disease resistant, less land requirement. All those you can create, and there are many research going on in US. Actually, Bill Gates has bought thousands and thousands of acres of land for this particular purpose. Yes, yeah. And and he is in farming business now. So yes, the research part is going. The problem is that honesty and intention. Okay, that is and corruption. Honesty, intention, and corruption, all these three need to be balanced. So until you all, like Mendizi, how you express everything, unless until you have this kind of open view that not everything is right or not everything is wrong, we have to come with the middle ground. Unless until someone is in leadership, is that kind of person who is a leader, the crisis will remain in India. It is not going to go away. Mandeep, would you like to add something on exactly the logic that Madam is giving? That because of genetically engineered grains, the food production will be very, very high, and it's good for everybody. Do you have any comment to make on that, or any submission? I did not say good for everybody, because many people are very against genetic engineered food. It is a way to avert crisis in an area where there is no food, like in Africa or wherever there is a. Yes. Mandeep, then we'll come to I can talk on. Anything? I can talk on and on and on as much as you feel like, because I'm working on these issues for last how many? I started in 2008 and this is 2023, right? तो इतने सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ. और
again, ma'am, this is your truth. I honor No, that. no. Sorry, this is not even my truth. I just read and I'm trying to point out. I have no knowledge of this. I read and I'm bringing that. This is what I read. You tell me what is the Yes, truth. Yeah. yes. No, chalo, whatsoever. I will tell Mhm, you my truth. Again, mhm. not claiming that this is the truth. ये तो मेरी आपको मैंने शुरू से ही बता दिया Yeah. Mhm. कि हमें स्पिरिचुअलिटी यही बताती है कि सत्य तो भगवान का नाम है, बाकी सब माया है, इल्यूजन है. तो उसी Well, we प्रिंसिपल still को living, right? We are still alive. Yeah. Okay. राइट. तो Please. Mandeep, do you want to add in 5 minutes on this before I go, Dr. Jha? नहीं, आप पहले इनका क्वेश्चन ले लें, फिर हम इकट्ठे ही देख लेंगे, बिकॉज ये तो बहुत लंबा ठीक है. लंबा Dr. Jha, आंसर है please इसका, add. तो बहुत. Dr. Jha, please unmute yourself and go ahead. Dr. Jha. Sir, I'll start with a piece of information. A recently released data by UN Food Security and Nutrition. These reports come. It was published a week back, and it clearly says that 3 out of 4 Indians are underfed. And now just imagine 3 out of 4, how many millions or billions? Why has it happened? I have some connection. I have still some land in my village where cultivation is done regularly. I was born and brought up in Kolkata, but I used to go to my villages. I have some knowledge about production of rice, wheat, and dal. In a quest to increase the yield per unit, कट्ठा हम लोग के यहाँ चलता है कई बार, तो उसमें better variety हम लोग को बताया गया if you use this. And the first one term that I remember from my childhood days was IR8. It was Indian Rice 8, a particular seed. And we were all very happy in our village कि पहले एक कट्ठे में 1 मन धान होता था, अभी सीड यूज करने से 2 मन 2.5 मन होगा. It happened for a few years, but with disastrous consequences. Those pieces of land have gone barren. वो बंजर हो गई हैं. और जो ट्रेडिशनल नॉलेज था खेती का, अगर आपके जेएन में होगी ये बात कि मेरी दादी परदादी वो किसी एक पीस ऑफ लैंड में अगर 1 साल धान लगाया गया, 2 साल लगाया, तो ये 2 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाता, इसमें कुछ नहीं डालना है, इसमें दलहन डाल दो. तो उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता था, ये होता था, इसको इस बार खाली छोड़ दो. जब हम बहुत लोगों को बहुत ज्यादा देने की कोशिश में मॉडिफिकेशन में जाएंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते. एंड दिस इज बिग मनी. This is, as you said, your truth is almost I'd say my truth about this Kisan Andolan and the crisis that was. And it will happen. It has not blown away. Post 24 election, there will be no movement. You cannot organize movement on that level anymore. So we have lost that chance. And this is scary, the figures that are coming. 3 out of 4 underfed in spite of 5 kgs of free rations per time to 80 crore people. So you will have to take a session on this. How can we tackle this? Is the real crisis. Yes, we can grow seed, we can develop seed. We will require less water, less fertilizers. And I'm not going into the medical aspect of trying to increase produce per unit of land. That has played havoc with our lives. At least 40 to 50% of diseases that our population is suffering from is a consequence of trying to increase production of wheat, rice, and the millets, everything per unit by using fertilizers, by excessive use of insecticides, pesticides, and whatnot. So your session to this evening was just an introduction.
we have not yet started talking about the real agrarian crisis. It was about the Kisan movement, and I almost agree with what you said. Your truth and my truth are at this moment the same. We may differ in future. Thank you. Allow Right. me a minute. When Dr. Mandeep and we were talking, I mean, I always talk with the people who are going to take a session. I mean, among ourselves, we have more than 5-6 sessions. So we had, after lots of discussions, we had decided that he is definitely going to talk about the food crisis. But the question why we at all are talking about food crisis, suppose there are 5 reasons. The most important reason is what happened in last years, and which means the farmers movement. So we mutually agreed that maybe for half an hour or so, he will talk about that, and then he will start what we are talking about, the food crisis. And I'm absolutely certain the way I wrote on the group also, it will definitely spill over to the next session. So, Professor Mandeep, now we can start with where we had stopped. Thank you so much, because I have been sharing platform with many renowned scientists of Punjab Agricultural University, including VCs and the ex-VCs, and they have been trying to educate me and the farmers, trying to educate, but we could not, get educated by these scientific, teachers. उसका कारण यह है कि कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। हम देख रहे हैं ना जो हो रहा है, उसके पीछे आपके साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके पीछे कारण, जिसे आप बिल गेट्स की बात कहते हैं, हम कहते हैं बिल गेट्स अमेरिका का अडानी है। आप समझ लीजिए कि जहां पे वो पैसा लगा रहा है, वो उसकी इंटेंशन क्या है, वो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। इसको ज्यादा और इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, उसकी इंटेंशंस को इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, और उसके कारनामे जो हैं वो क्या हैं, उसको ज्यादा हम इलेबोरेट नहीं करेंगे। बट मेन जो चीज इसमें हम शुरू कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फार्मर्स। आज की डेट में फार्मर फर्टिलाइजर अपना नहीं बना रहा। आज की डेट में फार्मर जो बीज है, मेन सीड है जो, वो भी नहीं बना रहा, वो भूल गया। आज की डेट में पोस्ट हार्वेस्टिंग उस जो भी उसकी प्रोड्यूस है, उसके साथ क्या करना है, उसको स्टोर कैसे करना है अपने घर में, वो भी भूल गया, जो पहले किया करता था। क्योंकि मेरे नाना जी फार्मिंग करते थे, तो हमें पता है हम लहसुन उगा के कितने महीने तक अपने पास रखते थे। हम प्याज लगाकर उनको कुप कहते थे, उनको बांध देते थे, हम उसके तूड़ी के बीच में रख देते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तूड़ी कहते हैं भूसा को। तो वो सारी पोर हार्वेस्टिंग स्टोरेज टेक्निक्स जो हैं, वो सारी की सारी पूरी की पूरी तरीके से भूल गया है। आज की डेट में जो हमारे फार्मर्स हैं, वो सामान बेचते भी नहीं है। वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि अच्छा हमने जो गेहूं है वो मंडी में जाके फेंक आए। कहते हाँ भी सिट आया, मैं था सिट आया, मतलब मैं फेंक आया हूं वहां पे। ये बेचने का करने का काम जो है ये आड़तिया करेगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। और आज की डेट में फिर या तो लेबर बहुत ज्यादा हमें चाहिए जो प्रोसेसेस हैं, या तो उसके लिए मशीनरी बहुत ज्यादा चाहिए, चाहे वो फार्मिंग के लिए, टिलिंग के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके लिए बहुत सारा हमें इन्वेस्टमेंट फार्मर को करनी पड़ रही है, जिसके लिए फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। जो बात अभी झा साहब ने कही कि जितने भी बीज हम विदेशी यूज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। इसके ऊपर भी आंदोलन जैसी चीज चलने लगी थी, और इसका ट्रायल नहीं होना चाहिए था, पर वो गलती से हो गया। उससे जेनेटिक पोल्यूशन हो जाती है। जेनेटिक पोल्यूशन मतलब अब आप पड़ोस में कोई बंदा जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ भी लगा लेता है, टमाटर लगा देता है, तो उसका पोलन उड़कर मतलब किसी बीज के थ्रू या जैसे भी जो भी मोड ऑफ प्रोपिगेशन है,
वो अगर मेरे खेत में आ जाता है तो ना चाहते हुए भी मेरी खेत का टमाटर वो मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। और उसके ऊपर फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कंपनी है वो मेरे को सू कर सकती है कि आपने मेरा टमाटर का बीज तो खरीदा नहीं, लेकिन आपके खेत में मेरे टमाटर की वैरायटी जीएम कैसे पहुंच गई, तो वो सू भी कर सकती है। उसके ऊपर भी बहुत बहुत चर्चा की जा सकती है, बट अभी आज नहीं। मेन हम चलते हैं कि ये सारी कहानी शुरू कब हुई। मैं पंजाब की अगर बात करूं तो पंजाब कभी वीट इंपोर्ट किया करता था, ठीक है। हम कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने फिर ये कुछ लॉ लेके आए या फिर वो बंदे लेके आए। कोई इजराइल कहता है, कोई कोई देश का नाम लेता है, वहां से फिर हमने एक वैरायटी चेंज की, फिर भाखड़ा डैम बना, तो उससे पंजाब बिकेम द फूड ग्रेन ऑफ इंडिया। तो वो पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, हरित क्रांति जिसे बोला जाता है। बट वो जो हरित क्रांति आई उसके सिट्टे, उसके परिणाम बड़े जहरीले निकले। और उसका कारण क्या था, मैं एक वर्ड यूज करूंगा बार बार अगेन अपने नेक्स्ट 10-15 मिनट में, एंड दैट इज डाइवर्सिटी। दैट डाइवर्सिटी विच वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, दैट वाज लॉस्ट। इसके ऊपर भी झा साहब ने बहुत अच्छे से बखूबी बताया कि 2 साल अगर एक खेत से एक फसल ली जाती है तो उसको फिर खाली छोड़ दिया जाता है, उसकी जगह पे फिर दालें लगाई जाती हैं, मल्चिंग की जाती है, जिसको ग्रीन मल्चिंग कहते हैं। वो सारी डिटेल मैं अभी नहीं आपसे शेयर करूंगा। और ये सारी चीजें मैंने सीखी कहाँ से हैं, बस ये फार्मर से रहते रहते 15 साल तक मैं देख रहा हूँ। वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कैंप्स। मैं भाषा भी आप थोड़ा हैरान रहेंगे, मेरे को पंजाबी नहीं ठीक तरीके से बोलनी आती थी, लिखनी भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं कॉन्वेंट एजुकेशन है मेरी। और वो पंजाबी उन्होंने मेरे को बाद में 10th का एग्जाम एक्स्ट्रा देना पड़ा मेरे को पंजाबी का, कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे को पंजाब गवर्नमेंट की किसी संस्था में काम करना पड़ जाए तो मेरी 10वीं तो हो, कम से कम 10th तो हो। वो मैंने बाद में की और पंजाबी बोलनी भी सीखा। और बहुत सारी जो लोकल वर्ड्स हैं वो मैंने किसानों से ही सीखे सारे। बट वो है कि जैसे मैं एनर्जी ऑडिटर हूँ और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में जाके ऑडिट करता हूँ, तो उनको कम सिखाता हूँ, उनसे सीखता ज्यादा हूँ। सेम थिंग हैपन। तो मेन काम हम करते हैं, अगर चलें, डाइवर्सिटी का लॉस हुआ वो ये मोनोकल्चर की वजह से हुआ। मोनोकल्चर, वीट ही लगानी है, मोनोकल्चर फॉलोड बाय दैट पैडी ही लगानी है। अब जो डाइवर्सिटी है, जो नेचर है, नेचर ने हमें इतना अच्छा बैलेंस दिया। अगर नेचर को स्टडी करें तो उसके लिए हम कहते हैं कि गो टू अ वर्जिन लैंड। द टर्म यूज्ड इज वर्जिन, वर्जिन लैंड। जिस लैंड पे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं शुरू हुई, जिस लैंड पे कल्टीवेशन भी नहीं किसी ने की, हल भी नहीं चलाया, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। जंगल में चले जाओ, जंगल की डेफिनेशन ही है, तो वहां पे जाके अगर आप देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पे आपको पता चलेगा कि 2 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स होती हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट उनको कहते हैं कि एक को कहते हैं मोनोकॉट और एक को कहते हैं डाइकॉट। 1 मिनट में पता चल जाएगा। जो सीधे सीधे उगने वाले घास जैसी चीजें होती हैं, जिसमें सारे अनाज आ जाते हैं, जिसमें गन्ना आ जाता है, ठीक है ना, वो होते हैं मोनोकॉट। और जिसकी ब्रांचेस होती हैं, जैसे ट्रीज हो गए, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सारी तरीके की वेजिटेबल्स हो गई, वो होती हैं डाइकॉट। तो नेचर में अगर आप जाके कहीं पे भी देखेंगे तो घास भी मिलेगा आपको, मोनोकॉट मिलेगा, बट मोनोकॉट इज टू डाइकॉट की रेशियो 1:3 है। अगर आप 4 पौधे देखेंगे तो 4 में से 3 होंगे डाइकॉट और 1 ही होगा मोनोकॉट। तो उनका इकोलॉजिकल बैलेंस ऐसा है कि जो जो न्यूट्रिएंट्स मोनोकॉट जमीन से खींचते हैं वो डाइकॉट प्रोवाइड कर देते हैं जब वो लगते हैं, और जो जो न्यूट्रिएंट्स डाइकॉट खींचते हैं वो मोनोकॉट छोड़ देते हैं। इनकी आपस में बहुत अच्छी जुगलबंदी, जिसे हम सिनर्जी कहते हैं, वो रहती ही रहती है। ये नेचर की है और ये कई सदियों से ऐसे चलता आया है। फर्टिलिटी कभी कम नहीं हुई। हमने कहीं
स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ में डेफिनेशंस बना दी वीड की, वीड एज एन अननेसेसरी प्लांट विच टेक्स अवे द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, जो कि बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है। नथिंग इज वीड, नथिंग इज वीड। आप गेहूं के खेत में अगर सरसों उग जाएगी तो वो सरसों वीड है, और अगर सरसों के खेत में गेहूं उग जाएगी तो गेहूं वीड है। लेकिन जिस बात में मैं आ रहा हूं, स्पेशली रिलेटेड टू पंजाब, हम क्या कर रहे हैं, हम वीट उगा रहे हैं जो कि मोनोकॉट है, उसके बाद हम राइस उगा रहे हैं जो कि फिर मोनोकॉट है, उसके बाद फिर मोनोकॉट और फिर मोनोकॉट। और अगर हम बीच में कभी कहने को मक्की उगा ली या गन्ना उगा लिया, कमाद जिसे कहते हैं हम यहाँ पे, शुगर कैन उगा लिया, ये सारे मोनोकॉट हैं और ये साइकिल तोड़ते ही नहीं है हम, बस वीट पैडी करते जाओ। तो हम नॉर्मली, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मैं बच्चों को ये भी समझाता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग एंड साइंस। साइंस एक्सप्लोर्स ऑन व्हाई एंड इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन फॉर हाउ, कि कैसे किया जाए, क्यों हुआ, ये साइंस का काम है। हमने साइंस तो छोड़ ही दी क्योंकि साइंस में पैसा नहीं है। पैसा कहाँ पे है? पैसा इंजीनियरिंग में है। वो इंजीनियरिंग का पैसा किसको जाता है? वो मल्टी कॉर्पोरेट, जो मल्टी मिलियनेयर एंड बिलियनेयर कॉर्पोरेट्स हैं, वो उनको जाता है। तो हमने ये देखा, अच्छा न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, ये नहीं सोचा वाई, हमने सोचा हाउ टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यूरिया कम हो रहा है, नाइट्रोजन कम हो रही है, यूरिया डाल दो। अब होता क्या है कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, 1 gram of soil has more than 8 billion microbes। गूगल कर लें, कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, but 1 gram of soil has 8 billion microbes, which is roughly the population of Earth, human population of Earth। तो सॉइल को हम अगर जिंदा नहीं मानते अपनी किसी भी साइंटिफिक अप्रोच में, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, माता है, धरती माता है, ठीक है, गुरबानी भी कहती है, पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, माता है। तो हमने इस माता को तो माता समझा ही नहीं, इस माता को तो हमने जिंदा समझा नहीं। इस माता को तो हमने सोच लिया कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, उसमें वो न्यूट्रिएंट डाल दो। और जैसे जैसे उसमें यूरिया डालना शुरू किया, जो उसमें बचे कुचे माइक्रोब्स थे वो भी बेचारे मरने शुरू हो गए। तो यूरिया डालने से एक बार तो यील्ड बढ़ गई, क्योंकि कुछ पोर्शन माइक्रोब्स बना रहे थे, कुछ पोर्शन हमने यूरिया का डाल दिया। तो हम खुश हो गए कि यूरिया डाल दिया, ठीक है, एक साल यील्ड बढ़ गई, दूसरे साल यील्ड बढ़ गई। लेकिन जो नेचुरल उसका नाइट्रोजन वाला प्रोसेस था माइक्रोब्स का, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो भी थे बाकी के, वो तो बिल्कुल ही मर गए। और उनके मरने से फिर हमने कहा अच्छा अब क्या किया जाए, अब यूरिया की डोज डबल कर दो, यूरिया की डोज ट्रिपल कर दो। तो उसको यूरिया की एडिक्शन हो गई। तो एडिक्शन हम ये समझाते हैं अपने गांव में जब मैं जाता हूँ, अब तो खैर कोरोना के बाद मैं नहीं गया। एडिक्शन क्या होती है कि बंदा एक बार दारू का एक पैग लेता है तो बड़ा सरूर आता है, 2 3 4 बार के बाद कहता है कि वो सरूर नहीं आया जो पहली बार पी के आया था, अब 2 पैग लगाता हूँ, अब 3 लगाता हूँ, अब 4 लगाता हूँ। तो वो एडिक्ट हो जाता है, उसके बिना रह नहीं सकता और उसकी डोज बढ़ती चली जाती है। ये एग्जांपल्स हमारे पंजाब के किसानों को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, क्योंकि वो सारे इसी कैटेगरी पे हैं या उनके भाई बंधु जो हैं वो उसी कैटेगरी के रहते हैं। अब ये तो बात यूरिया की आ गई। डाइवर्सिटी के लॉस की वजह से क्या होता है कि जब एक मोनोकल्चर ही है, सब जगह आसपास मीलों मीलों तक एक ही क्रॉप लगी है, एक ही क्रॉप लगी है, तो उसमें अगर एक भी डिजीज आ गई तो रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, वो फैल जाएगी पूरी की पूरी। और फिर हमने सोचा कि अच्छा इतनी क्रॉप है, इसको काटने के लिए तो हमें हार्वेस्ट चाहिए, हार्वेस्टर चलाने के लिए हमें खुली जगह चाहिए। तो पेड़ जो है ये हार्वेस्टर चलाने के लिए बड़ी बाधा बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं, सारे पेड़ काट दिए। पंजाब हैज ओनली 4% फॉरेस्ट एज कंपेयर टू 8% इन राजस्थान। राजस्थान जिसको कहते हैं बिल्कुल बंजर है, वो 8% है।
कहते हैं 30% फॉरेस्ट होना चाहिए, 38% फॉरेस्ट होना चाहिए, वो सारी बातें तो खैर लिखने वाली हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसके बाद स्ट्रॉ रह जाता है, इसका क्या किया जाए? तो किसानों ने पूछा, ये जो लर्नेड हमारे साइंटिस्ट थे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, कि हम इसका क्या करें। तो उन्होंने बुकलेट्स लिख के दी, वो बुकलेट भी आपको मिल जाएगी। बुकलेट में लिखा हुआ कि इसको आप आग लगा दो। हम जो कहते हैं, किसानों को कहते हैं कि आप आग ना लगाओ, आपने गलत प्रथा शुरू की है। अगर हम किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मैं तो दोनों तरफ से सुनता हूं, ठीक है ना, वो कहते हैं हमें आग लगाना सिखाया किसने? हमें हमें कौन सा आग लगाने का कोई शौक है? अपनी धरती को आग, एंड इट्स वेरी पेनफुल एक्चुअली। जो लोग आग लगाते हैं उनके अपने हाथ पैर के जो ये होते हैं रोम जिन्हें कहते हैं, वो भी जल जाते हैं। उनको धुआं भी ज्यादा सूंघना पड़ता है, उनको बुरा लगता है अपनी खेत को आग लगाना। आग तो जैसे हम संस्कार ही कर रहे हैं, दाह अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं। और वो शुरू शुरू में तो वो फील करते थे, फिर धीरे धीरे उनकी भी इमोशंस ऐसी बन गई कि चलो ठीक है, प्रथा है। अब जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है तब सरकार को थोड़ा सा रहता है। मैंने एक यूट्यूब में अपनी बहुत पुरानी वीडियो डाली थी, शायद 2008 ही की है या कब की है, मेरे को याद नहीं, जिसमें मैंने ये पूछा था किसानों से। तब मेरा ये हुलिया भी थोड़ा डिफरेंट होता था, कि ये आग क्यों लगाते हैं, और उन्होंने बड़े खुल के बताया। जो है 2-3 मिनट की वीडियो, 3 मिनट की वीडियो है बहुत से। तब से मैं उनसे सीखता आ रहा हूँ कि ये आग लगाने वाला सिस्टम तो हमें यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ही बताया है। अब जब आग लगेगी तो उसमें फिर माइक्रोब्स जो बाकी के हैं वो भी जल जाएंगे, अर्थवॉर्म्स जो हैं वो भी जल जाएंगे, जो एरेशन का काम करते हैं वो भी जल जाएंगे। और ये अब जो मैम बता रही थी बात की वाटर, राइस तो बहुत ही ज्यादा वाटर लेता है, बहुत ही ज्यादा वाटर लेता है, और उसकी भी बड़ी गलत प्रथा है। ये मेरे को जब पता चली, आई वॉज रेदर शॉक्ड कि राइस की कल्टीवेशन के लिए पानी क्यों इतना लगाया जाता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। राइस को पानी इतना नहीं चाहिए। पानी इज यूज्ड ओनली एज वीड कंट्रोल। जब मेरे को ये बात पता चली कि अच्छा ये है, पानी, इसको घुटनों तक पानी खड़ा कर दिया जाता है, उसमें राइस की नर्सरी में जो उसके सैपलिंग्स होती हैं वो ट्रांसप्लांट की जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव और पेनफुल लेबर है। वो इसलिए की जाती है कि जो राइस है वो ओरिजिनली वाटर रेजिस्टेंट है, और जो वीड है वो पानी में डूब जाता है। तो राइस उगे और जिसे हम वीड कहते हैं वो वीड ना उगे, इसलिए पानी इतना हम खड़ा कर देते हैं। अब ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग रेवलेशन थी कि अच्छा, मैं तो समझता था कि राइस ही को पानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो प्रैक्टिसेस चलती जा रही हैं, इसमें फायदा किसे हो रहा है? फायदा हो रहा है जो इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं, फायदा हो रहा है जो सीड्स बना रहे हैं, फायदा हो रहा है जो फार्म मशीनरी बना रही हैं, फायदा हो रहा है जो फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, ठीक है, फायदा हो रहा है जो वीडीसाइड बना रहे हैं। जो इसके साथ की आजू बाजू की जितनी भी रिलेटेड इंडस्ट्री है वो इसका शेयर होल्डर बन गई। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं कि स्टार्टिंग में, आज से 50 साल पहले लगा लीजिए, जब किसी भी बुआई की जाती थी, बीज डाला जाता था खेत में, तो 5 छिट्टे छिट्टे मतलब 5 बार उसको गिराया जाता था। तो कहा जाता था कि ये पहला छिट्टा तो पक्षियों के लिए है, पक्षियों के लिए है, अगर वो चुग जाएं तो भगवान ये उनके नाम पे। फिर दूसरा छिट्टा जो है, जो हल चला रहा है लेबर वाला, उसके नाम पे। तीसरा, जो कोई गेस्ट आ जाता है उसके नाम पे। ऐसे करके 5 बांधों में बांटने के बाद फिर कहते थे कि हे प्रभु, जो बाकी 5वां हिस्सा है वो तेरी मर्जी हो तो आप मेरे को देना, है ना। हाली पांदी मतलब हल चलाने वाले को भी मिल जाए, आने जाने वाले के लिए, अतिथि के लिए भी, या रास्ते में जाता हुआ कोई पांदी है वो भी अगर मेरे खेत से कुछ ले जाता है तो वो उसका हिस्सा है, एनिमल का अपना हिस्सा है। अब हमने ये सारे हिस्से तो बंद कर दिए, तो हिस्सा किसका हो गया? बैंक वाले का हिस्सा हो गया। जो ट्रैक्टर का लोन लेने आ रहा है, जो आपको बीज बेच रहा है उसका हिस्सा हो गया, जो इंसेक्टिसाइड बेच रहा है उसका हिस्सा हो गया। तो वो हिस्सेदार इतने ज्यादा बढ़ गए कि आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, और जमीन भी जहरीली हो गई है, अनाज भी जहरीला हो गया है।
और यही जमीन और यही अनाज का जहर हमारे शरीर में आ रहा है। पानी जहरीला हो गया, हवा जहरीली हो गई, तो हम ये सपोज करें कि व्हेन एवरीथिंग इन द साइकिल इज अनहेल्दी वी विल रिमेन हेल्दी, तो ये तो बहुत मतलब मूर्खता वाली बात होगी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, उसके लिए फिर हो गया कैंसर, कोई बात नहीं, हम कीमोथेरेपी कर देते हैं। हाउ पे फोकस है, वाई पे फोकस नहीं है कि क्यों हुआ। कोई बात नहीं, हो रहे हैं गोडे चेंज कर देते हैं, बड़ा रिवाज है। और यहां तक है कि एल्योरमेंट ऐसे दी जाती है, आप नए बीज यूज करो हमारे हाइब्रिड वाले, इससे आपकी आमदनी ज्यादा हो जाएगी, इससे आप अपने पिताजी के गोडे चेंज, गोडे मतलब घुटने, नीज ये चेंज करा लोगे, इसके ऑपरेशन करा लोगे। मतलब हमने मान ही लिया कि हर एक बूढ़े बंदे के नीज जो हैं वो स्टील के डलने ही वाले हैं। उसका 5 लाख का खर्चा आएगा और झांसा ये दिया जा रहा है कि हमारे नए बीज यूज करो। और जो भी नई बीज है वो देसी नहीं है, उस एनवायरनमेंट पे नहीं है, तो वहां पे पेस्ट अटैक होगा ही होगा। और उसके ऊपर भी बहुत चर्चा की जा सकती है, पर मेरे को लगता है कि अब 9 बजने वाले हैं। इन द मीन टाइम हम थोड़ी सी ब्रेक ले लें यहाँ पे। और ये फूड कभी भी हेल्दी नहीं होगा। माय लास्ट कमेंट इन दिस पार्ट ऑफ द सेशन इज, हम पहले जो भी फूड खरीदते थे ना, हम सूंघ के लेते थे। आम भी सूंघ के लेते थे, सेब भी सूंघ के लेते थे, और टमाटर वगैरह भी सूंघ लेते थे कि गला वला तो नहीं है, क्या है। फिर उसका टेस्ट देखते थे, उसकी न्यूट्रिशन देखते थे, फिर हम कहते थे कि हाँ इसकी तासीर क्या है, इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर खुश्क है, थिंदी कहते हैं, ऑयली है। उसको फिर हम देखते थे कि इससे वात बढ़ती है, कम होती है, पित्त बढ़ती है। वो घर के वैद्य, हमारी माताएं बहनें ही घर की वैद्य होती थी, उनको कहते थे कि ये तसीर इसकी ठंडी तसीर वाला है, ये नहीं देना, इसको जुकाम लगा हुआ है, इसको पित्त निकल आई है, इसके दाने हो गए हैं, इसको गर्म तसीर वाला मत दो। फिर विपरीत आहार हुआ होता, इसके साथ ये नहीं देना, इसके साथ ये दे सकते हैं। आज की डेट में कोई तसीर ही नहीं रही। आज की डेट में आप जो मर्जी विपरीत आहार खा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाय एंड लार्ज टेस्ट भी काफी खत्म हो चुका है। तो आज की डेट में क्या है, आज की डेट में टमाटर आपने खरीदा तो पहला, टमाटर की एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, दूसरा उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, तीसरा वो टमाटर कितना यूनिफॉर्म है, बड़ा छोटा ना हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, बिल्कुल गोल मटोल रहे। एंड देन इट शुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द सीजन। गर्मियों में भी मिले, सर्दियों में भी मिले। तो सर्दियों में आपको तरबूज मिलते हैं, गर्मियों में आपको आम मिलते हैं। और लोकली ग्रो है नहीं है, क्या है, वो सारी चीजें खत्म हो गई। द फूड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉल, नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो फिर अब इतना कुछ हो गया है जब, तो हमने देसी खाना छोड़ दिया, देसी घी छोड़ दिया, देसी फ्रूट छोड़ दिया, देसी फूड छोड़ दिया सारा। तो बॉडी तो हमारी देसी ही है ना अभी, तो वो नहीं अडेप्ट कर पा रही। बॉडी को तो अडेप्ट करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये 10 साल में, 20 साल में तो उसमें एवोल्यूशन होने वाला नहीं है। रिजल्टेंट फिर हम बीमार हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम इलाज कर देंगे। मल्टीनेशनल हमारे पास मणिपाल हॉस्पिटल, कोलंबिया हॉस्पिटल, फोर्टिस, जो भी, किसका किसका नाम लो किसका ना लो, आप ज्यादा जानते हैं। वहां पे फिर सबके गुर्दे बदले जा रहे हैं, और हार्ट में ट्रांसप्लांट हो रहा है, स्टेंट पड़ रहे हैं, बाईपास पड़ रहा है, कितना कुछ हो रहा है। तो वो हाउ है, इट्स ऑल अबाउट हाउ एंड नॉट अबाउट व्हाई। आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। Amazed. So now it's open to the forum. Anybody can raise hands and put up questions. Dr. So Jha, उससे पहले कोई? Dilip, anybody else? Dr. Jha has raised the hand. Dr. Jha and Avdesh Krishna. So Avdesh, please go ahead. Avdesh. बस एक रिक्वेस्ट था more than anything कि I hope you'll also tell us some remedies and solutions. This is sounding very scary, and I must admit that to the people here. So I hope, may not be today, but subsequently we'll hear some solutions, some remedies as well. Yeah, we shall come to that, Avdesh. That is why I said
we shall have the session, but we shall talk about it at the end. Doctor, if no hands, then Dr. Jha, I think you have raised your hand. Dr. Jha. Just a few comments about what we discussed this evening. पराली शब्द आप कितने साल से सुन रहे हैं, और दिल्ली में प्रदूषण हुआ है पराली जलाने से। मुझे जो बचपन के यादें हैं, कभी जलाना नहीं जा पड़ता था, जो खेत में बच जाते थे हल चला के, उसको फर्टिलाइजर का काम करता था। तो ये हमारे जेहन में ये डाला जा रहा है। Our minds are being controlled by big mind. और जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आप अरुण जी, आपको ज्यादा पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में व्हाट हैपेंड टू द कॉटन, जो किसान कपास उगाते थे, उनकी दुर्दशा इसी से हुई है। तो ये तो है, चलता रहेगा। और हेल्थ का, मैंने इस फोरम में डॉक्टर्स भी हैं, आई डोंट, मेरे पास कोई वेरीफाइड डेटा नहीं है, लेकिन मैं अपने पिछले 41-42वां साल है मेरा एज ए डॉक्टर, the change in disease profile that a patient are suffering from. How many cases of hypothyroidism did we see in the initial years? Now, if I see 5 patients in a day in my orthopedic OP, 3 of them are suffering from hypothyroidism. I'm not even mentioning diabetes mellitus and hypertension and liver. आज अगर 10 का अल्ट्रासाउंड लीवर का कराएं तो 8 के रिपोर्ट आते हैं फैटी लीवर, ग्रेड 1, 2, 3. Why are we not trying to relate this to change in food and food that is available? Change तो हुआ समय के साथ, लेकिन जो हमारे अवेलेबल है, आपने कहा टमाटर के बारे में, तो ये सबसे बड़ी त्रासदी, अगर कोई पूछे, this is my individual opinion, what I miss these days and miss badly is the taste of each vegetable or fruit that is there in my mind from my childhood days. अब खीरा जैसा लगता नहीं, भिंडी जैसी लगती नहीं। तो ये जो विकास और ग्रोथ और ये बढ़ाने का और ये सब, at what cost? This is the real tragedy. सॉल्यूशन पे कभी बात करेंगे, लेकिन वो छोटी छोटी बातें जो आपने कही, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादी नानी परदादी, उन लोगों को ज्यादा कॉमन सेंस था बनस्पत की these professors of agriculture. I may sound a bit rude, but this is my feeling, and I'm scared about my future and the future of my children, and I really miss those flavors and tastes of my childhood days. No fruit tastes like it used to in those days. No vegetable tastes like its original Dr. Sarita, taste anymore. I think So we miss a lot. So I'm always so both sides. I'm going to talk about, and this is not necessarily is my view or my understanding, but this is just to bring the other side. That's the purpose of bringing whole the other side. That why do we even need genetic engineered food? Okay. Now, you said that taste part, definitely taste part, even I feel here, though kaddu in America tastes better than India, just to let you know. It is absolutely wonderful to taste this kind of kaddu in US. So there are many things, like a different type of variety of tomato we have here. You will be amazed to feel the taste. I mean, if you come in US and try different type of apple and different type of tomato. So it's not that, yeah, India has those not available in India, but organic farming here is also a big, like industry. Okay, so it's not that you have to go only for genetic engineered food and you let go the organic food. The purpose of genetic engineered food, in my opinion, was only where you cannot grow regular cucumber, because that needs lot of love and effort and hard work. So what do you do on that area? So in other words, you don't have to go completely organic or complete genetic engineered. The balance is the one what requires.
Okay, so it's not one is it's not exclude everything else, and this is what we are. As you said, that years and years of paddy or wheat is going to ruin the land, and diversification is important. And exactly that was my point. You cannot go one way is the way which was 100 and 1,000 of years, and with changing time, if you keep doing the same and same, don't expect the same result, because time is changing. Population of India at independence was how many millions? 300 millions. Now it's 1.4 billion. You have to grow also based on what is available to you and what is your experience. But you cannot do the same thing over and over and think about that we are going to live the same way. Also, the generation. Current generation have no desire to work hard, okay? They don't want to grow their own food, and they will just go and buy the groceries. So how do you deal with that? And lifestyle change in the sense that we are all sitting in front of computer and doing nothing, hours and hours. Look at the current generation lifestyle. They all work in front of computer in their tiny office. So it's not just the food, it's also the lifestyle, how we have changed. Go on, walk in street. You are going to inhale every poison on to mankind. So how do you Ma'am, walk? I mean, can I ask Rakesh to come in, because maybe we shall be short in time. So Rakesh ji, I mean, let us today concentrate only on the food part. Lifestyle we can discuss later on. No, I was just responding to Dr. Chandra, just to that Yeah, it's not just the food, it's also Point the taken. lifestyle which has changed. So Point much. taken. So point taken, ma'am. Rajesh, Yes. sorry, Rakesh. Yeah. So, sir, I just have one question. Maybe you can cover it later. But do you think the middle class, especially the urban middle class, is letting our farmers down? Is there a kind of indifference to the issues which the farmers are facing within the among our middle class? Every time prices go up, there is a lot of hue and cry, and there is no sensitivity that there could be. I mean, 50% of our population or more is subsiding on agriculture, which is just 20% of GDP. So there is some imbalance there, and there is no sensitivity to this. Do you think this is a issue? Yes, this is, but let's listen to others. Mandeep, would you take this question in the next session? Rakesh? Next session will be what day, sir? Achha, let's finish it. Let's do it. Last time the subsequent session happened on Saturday. So now that there are 10 people around here, so let me first ask their opinion. Would Mandeep Sarji, number one, and number two others, be comfortable if we have the session tomorrow? Tomorrow. First availability of I am not available tomorrow. Okay, Mandeep sir. कल तो मेरे को भी किसी शादी पे जाना है, और शादी तो पता नहीं कब खत्म होगी. 7:30 बजे अवेलेबल होऊंगा या नहीं होऊंगा. It's a big issue. Mandeep sir, first of all, you give us your availability. Maybe if not now, you can put on the WhatsApp group either on next Sunday or next Friday. Next Sunday will be 17th, no? Yes. Next Sunday, 17th. Yes, 17th I'm available somehow. Dilip ji, would you be available on 17th? Yes, I will be available. 17th. Right now, I can't think of any other engagement, so most probably I am. Now, why I am talking about as early as possible? I mean, we have just got warmed up. So it will not be advisable from my views, totally my view, that if we have maybe next Sunday, good number of things that we have discussed and it has touched everybody's heart, intellect, that might subside. So I was suggesting if you could have on Sunday. Does anybody have any objection on having the session on Sunday? Sunday, That is 17th. Sunday evening is free for me. About the rest of the people are. So Actually, There's the question of objection. It's just the question of availability. I am not available on Sunday. good enough. So what we shall do like last time? Sunday, Sarita ma'am, Sunday. I think Sunday will be difficult for me because my husband will be here and arriving after long week. So
I cannot get So- involved so much in 1 hour. Mandeep will be available on 23rd, that is 22nd, next Friday. 22nd नहीं मैं जा रहा हूँ. 22nd तो मैं I'm going to audit some company. Okay, So, so we shall put it, I mean, as it is right now. We shall discuss among ourselves and see what we can do, when we can have the next session. So that should be fine enough. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. But मैं cover कर 23rd, दूंगा. 22nd मेरा fixed है, मैं नहीं आऊँगा. तो So अगर मंदीप की अवेलेबिलिटी की बात है, तो it has to be either Sunday, that is 17th, or any day after 22nd. Do I understand rightly, Mandeep sir ji? नहीं, मैं उससे पहले भी अवेलेबल हो सकता हूँ, बट 22nd को ही जाना है मैंने, है ना? 22nd तो फ्राइडे है. 22nd को जाना है मैंने, हाँ वो फ्राइडे है. आई एम लुकिंग एट माय कैलेंडर. तो 18th 20th ये मैं अवेलेबल हूँ, पर वो आप देख लीजिए अपना कैसे है आपका. आप अवेलेबल 22nd को नहीं है, करेक्ट? 22nd को ही नहीं है, आज ही ठीक है. फिक्स किया है. Okay, then leave it to me. I will find ways by talking to others. When can we have the next session? It's around 2 or 3 minutes more. Normally we finish it at 9:15. So I would like to just add a few lines here, and it has nothing to do with the session that Mandeep had. What I want to say right now is, it may be something like ebonification of Mandeep, something which people keep it for the beginning of the session, talking about the speaker, what they call ebonification. I am doing it right now for a very specific reason, and you would know why I am doing what I am doing. To start with, I mean, for last 40 days, I have been in Kumayu that we have been sharing. My last 2 sessions in Kumayu were in Pantnagar. I chose Pantnagar because from there, that is the only aerodrome from which I can get a flight to Bombay. So I chose Pantnagar. I think almost all of us might know Pantnagar has the most productive agriculture university in the country. I did not use the word best. The most productive university, maybe the oldest. During the lunch and the dinner, because it was a 2-day session, so obviously I met a number of agricultural scientists, agroeconomists, some of them really from the top drawer. And we had lots of discussions. Like somebody talked, exactly pointed, Mandeep sir, what you asked me, do you know the fate of कपास के किसानों का जेनेटिक सीड से क्या हुआ? We all know. He was not talking against genetically engineered seed. He was not talking for, but he said one thing. Sir, it is scientifically proven that if you are staying in Maharashtra, Bombay, eat things which are grown near Bombay. I mean, that is a very well-known thing. He says most of the biggest problem that we have, and we have not yet got the answer. What happens to the produce which is genetically produced, and it is not वो बीज वहां से नहीं उगा है, बाहर से आएगा. ये कोई छोटा इशू, बड़ा इशू नहीं है. So they talked about this. What I am saying is this, as has become my second nature these days, whenever I meet somebody whom I find some worth in, I immediately ask him, sir or madam, will you take a session? That is how Sadhana Mishra came into it. So the first question I asked, sir, will you take a session for us? 2 of them agreed. I chose Mandeep Singh, and this is the reason. This man, as he talked about, he is an energy auditor. He has been doing research for the Indian Army. He also teaches sometimes when he finds time in his college. He was a departmental head. And since 2008, I know he has been working with the farmers on. Earlier, he was working on for naturally procurable and producible manure. Then he went to organic farming a huge way. It is not just lectures. One day that he finds time in a week, Sunday, he will take a car and go to a place maybe 50 miles, maybe 70 miles in and around Patiala. He will talk to the farmers as he discussed. This is a man who has dirtied his hand. This man has lived what he will be talking to us. And that is the reason I chose Mandeep Singh. I thought I must share with you all.
So naturally we have science. I mean, if they agree, they will have a session. We are listening to a person who has lived what he's talking about which I posted today on the book, like Dr. Chaudhary or like Rakesh or others. So when I hear, or when all of us hear a person who has lived what he's talking about, जो बोलते हैं वो बात ही कुछ और होती है. And that is why I preferred Mandeep Singh over others. When shall we have next session? That is my responsibility. Within a couple of days, maybe 3-4 days, I will talk to people. And Mandeep ji shall, since I know about your availability and non-availabilities of others, I will let you know. Okay. Not only he lived it, he's also a fantastic teacher. Dilip Trivedi has raised the hand. Dilip ji, please go ahead and mute and back. Yeah. No, I think I had a point, but I think I have lost it. So I will just ask the question in the next session when Mandy sir comes back. You can. I think briefly it was something about, Yeah. you know, we are talking about that agriculture should be in sync with nature, the traditional way. I all agree with that. That is true. But I think if we look at historically, the time when in 47 after independence, 50s, we had a huge food crisis. We did not simply have sufficient food. Some of the reasons attributed towards our maybe unscientific way of agriculture and all that. So we we traveled a certain path. We had a journey. There are consequences. We know that. But thinking in retrospect, do you think if we, or I'm just asking you, if we do the traditional way of farming, how can we increase the yield of the land so that we have sufficient food for everybody? I mean, you can say that bad food is better than no food. So I would like you to address this maybe next time when you come back. Sure, this will be addressed. So I'm Sure. going to stop the recording from now, and if Rabbi Kripa hogi, inshallah, we shall have Mandeep sir as early as possible. Okay. Thank you very much. Thanks for all. Hugely illuminating. Thank Very you. illuminating. Thank you. Very Thank you so much. Thank you. Good night to everybody. Okay.